रियाजत अली खान, नमस्कार। नमस्कार। रियाजत जी कौन हैं? रियाजत जी कैसे हैं? रियाजत जी ने अपनी ज़िंदगी में किन किन बातों को देखा, किन किन बातों को समझा, कौन कौन से कदम ऐसे थे जिन कदमों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिन कदमों के बूते पे जीवन को नापा, हम रियाजत जी से जानेंगे। रियाजत जी न केवल चूरू में राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है, अपितु सामाजिक सक्रियता का भी एक नाम है। लेकिन हम बात का प्रारंभ रियाजत जी की जानने से कर रहे हैं, तो हम रियाजत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस परिवेश में कब जन्मे और जीवन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? मेरा जन्म 28 जुलाई 1953 को मोहल्ला ईदगाह में बाबू हिदायत खान के घर पैदा हुआ। मेरे दादाजी ऊँट पे पत्थर ला के मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया। मेरे पिताजी लगभग पहले मैट्रिकुलेट हमारी कौम में हुए। तो शिक्षा का कौम का मायना माने कायम खाने को, कायम खाने को जी। सन में उन्होंने मैट्रिक की होगी? ये मैट्रिक शायद 35-36 में, 1935-36 के आसपास, जी। मेरी माँ है, वो भी उर्दू पढ़ी लिखी थी, कुरान पढ़ी लिखी थी। तो हमारे घर में एजुकेशन का माहौल शुरू से रहा। मेरी माँ ने मोहल्ले की बहुत औरतों को कुरान पढ़ाया था। मेरे पिताजी प्रौढ़ शिक्षा सेंटर भी चलाते थे। मुझे उन्होंने अजीज अंसारी कलाकार थे, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा और सीधा तीसरी में भर्ती कराया। बोले बहुत होशियार है, और वो मेरे लिए घातक रहा। कैसे? तो क्या ये सीख गया था, लेकिन एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस जो होता है वो सीखना, जी। वो मेरे को होशियार मान के 3rd कक्षा में भर्ती करा दिया। वो कमी मेरे को जीवन भर सालती रही। मैं पढ़ने में कभी होशियार नहीं हो पाया, कभी रिसेस से, कभी फेल होके। वो 3 साल जो पिताजी ने माइलेज दी थी वो मैंने बैलेंस कर दी। 8वीं में फेल हुआ, 10वीं में फेल हुआ, फिर फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। फर्स्ट ईयर के बाद में मेरे को पढ़ने का शौक़ लगा, पढ़ा, ग्रेजुएशन किया तो गुड सेकंड डिवीज़न से किया, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और RS की परीक्षा दी, जी। तैयारी करके पास हुआ। इंटरव्यू में भी गया, लेकिन इंग्लिश की कमज़ोरी की वजह से मैं 2 नंबर से RTS बनने से चूक गए, रह गया। उसके बाद में मैं आगे पढ़ना चाहा। 3 बहनों की, मेरे 6 बहनें थी, 3 बहनों के साथ में पिताजी ने शादी की। मैंने कहा मैं जयपुर पढ़ूँगा। बोले बस हो गई तेरी पढ़ाई ख़त्म। ऐसा नहीं है, समझौता किया। उन्होंने फिर मेरे को ज़बरदस्ती BEd करवाया। 76-77 में मैंने BEd किया सरदार सर से। लेकिन मैं शिक्षक, मैं मूल रूप से तो कलाकार था। मेरी प्राइमरी स्कूल में मैं कहानियाँ सुनाता था, चुटकुले सुनाता था। मिडिल स्कूल में मैं प्रार्थना कराता था, स्कूल बागला स्कूल में प्रार्थना कराता था। स्टेज आर्टिस्ट में बन गया था। स्टेज आर्टिस्ट में
चूरू का कामयाब स्टेज आर्टिस्ट था। मेरी इमेज उस वक्त के लोकल अमिताभ बच्चन के जैसे थी। जिधर से गलियों में जाता था लोग कहते थे और वो जा रहा। तो मेरे को मेरा दिमाग 7वें आसमान में चढ़ गया कि मैं कोई स्पेशल चीज़ हूँ। मैं स्टेज पे भी हम आएंगे। हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। आपके माँ, आपके अम्मे ने आपको अंसारी जी के यहाँ भेजा। अम्मे का नाम इनायत बानो। इनायत बानो। और वहाँ से फिर आप मिडिल स्कूल और बागला स्कूल का जिक्र करके हैं। मिडिल स्कूल कौन सी थी? खेमका स्कूल। खेमका स्कूल में। वहाँ से आप कौन सी कक्षा? स्कूल मैं 67 में वहाँ से बागला के पास करके बागला स्कूल में आए। हाँ। बागला स्कूल से आपने हायर सेकेंडरी की। हाँ। और हायर सेकेंडरी के बाद में आप फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं वो राजकीय लोहिया। हाँ 71 में इनरोलमेंट मेरा लोहिया कॉलेज में। लोहिया कॉलेज में। तो स्टेज फिर लोहिया कॉलेज में मुहैया हुआ आपका या फिर बागला स्कूल में मैं बेस्ट प्रार्थना वगैरह तो करवाने लगे थे? नहीं, मैं भाव नृत्य किया था मैंने जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। पतंग डांस, मूक डांस, धागे सूतना, फिर चरखी पे वो सब डांस में काटना, फिर पतंग कट जाना, वो मेरा डांस बहुत पसंद किया गया था। तो मेरी पहचान वहीं से शुरू हो गई थी। मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे कि ये कायम खानियों का काम है, हम तलवारबाजी चलाने वाले लोग हैं, ये सारा नाचता फिरता है। पिताजी को मेरा पसंद नहीं था, लेकिन मुझे लोकप्रियता पसंद आई। हाँ, तो मैं स्टेज की तरफ बढ़ता ही गया। आप उस ज़माने में की बात करें जिस ज़माने में न तो टेलीविज़न का इतना आगमन था, पर्दे के रूप में सिर्फ और सिर्फ अभिनय कौशल ही थे, रामलीलाएं थी या फिर संस्थाओं के कार्यक्रम थे या फिर टेलीविज़न आ चुका था? मेरे को शुरू से पसंद था। मैं कॉमेडी के जो नाटक, कॉमेडी के जो मिमिक्री वो करना पसंद करता था। बागला स्कूल में जब था, बाल मुकुंद ओझा मेरे सहपाठी थे, सूचना जनसंपर्क विभाग के बड़े अधिकारी रहे। हाँ, वो समाजवादी युवजन सभा में थे और पत्रकारिता उन्होंने तब से ज्वाइन कर ली थी। तो मेरी मित्रता थी, वो खबरें पढ़ के सुनाते थे प्रार्थना के बाद में जी, शॉर्ट खबरें सुनाते। हाँ, आज की ताज़ा खबरें। हाँ, तो मेरा उससे संपर्क, उसने मेरे को समाजवादी विचारधारा से जोड़ दिया और मेरे स्टेटमेंट वो उस वक्त छापने लग गए। तो मेरा अखबार में नाम हेडलाइन के साथ सांप्रदायिकता जहरीली नागन खान। तो मैं अपना आप को मैं सबको दिखाता, देखो मेरा नाम अखबार में। पत्रकारों का सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। मैं अखबारों में खूब रहा, लेकिन धरती पर नहीं आ पाया। अखबारों की लोकप्रियता मेरी सर्वाधिक रही। जो भी पत्रकार थे मेरे मित्र थे, स्टेज से लेके बाल मुकुंद ओझा, मुक्ता, सरिता में भी मेरी फोटो छपा देता था स्टेज की जी। लेकिन आपातकाल लगा जी, उस दिन में नहीं था। हरदेव जोशी आए थे, उनकी कार पे पत्थर पड़े थे। चूँकि समाजवादी युवजन सभा ने किया था तो मुझे भी गिरफ्तार करने आ गए थे। परीक्षा के दिनों की बात है जी। मेरे रिश्तेदार ही मेरे को गिरफ्तार करने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा तो कैरियर, पिताजी पुलिस में थे, उन्होंने मुझे बचाया और ये कहा कि अब तू कभी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा। तो एसपी साहब के सामने मैंने एडमिट किया कि मैं कभी सरकार का विरोध नहीं करूँगा और कांग्रेस पार्टी में करूँगा तो कांग्रेस पार्टी करूँगा। फिर 77 में आरिफ साहब को टिकट मिल गया, जो मेरे पिताजी के बहुत करीबी मित्र थे, हमारे घर आना जाना था, वकील थे। तो फिर मैं कांग्रेस में सक्रिय, एनएसयूआई में तो मैं हो गया था उस वक्त। हरी शर्मा एनएसयूआई का अध्यक्ष थे जी, और मैं जिले का सचिव था। तुलसीराम चोरडिया जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, बैद जी के खास होते थे। लेकिन 77 के बाद में कांग्रेस हार गई जी। इंदिरा गांधी को हटा दिया, गिरफ्तार किया। इंदिरा जी यंग, वो आयरन लेडी थी, उनके प्रति इमेज थी, वो बांग्लादेश युद्ध जीता था, बैंकों का
हाँ, तो राष्ट्रीय युवाओं को गान हमें किया था। बहुत अच्छी लगती थी। जी। उसको वो किया तो हमने मशाल जुलूस निकाला इंदिरा जी के समर्थन में। चिकमगलूर में, जो उनको जितने बार गिरफ्तार किया, मशाल जुलूस निकाला। वो चूरू का सबसे पहला विरोध प्रदर्शन था। उसके बाद मेरे मित्र थे सुबोध मासूम जी। तो मैं जब बीएड करता था सरदार सर, तब वो आयुर्वेद की डिग्री लेने वहाँ से मित्रता हुई। काशीराम जी शर्मा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, नगर अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष जी। जो पीपी बने ना, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ूंगा, मेरे से नहीं चलता। तो सुबोध ने मेरे को कहा कि युवक कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होना है, मीटिंग होनी है आज, तो सबको, तो मैंने सबको बुलाया कि आज युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव है। बीएड करके आ गया था मैं, आना है। तो 95% लोग मेरे बुलाए आए। मोहर सिंह जी राठौड़ उस वक्त हारे हुए विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में गढ़ ओम जी सराफ के ऊपर कांग्रेस का कार्यालय था, मीटिंग हुई। काशीराम जी ने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ, नहीं संभाल पाऊँगा, किसी दूसरे को चुनो, और मैं इसको नहीं चला पाऊँगा। तो उनका रियाजत खान अपने विचार व्यक्त करें। मैंने कहा भाई किसी अच्छे भले इंसान को चुनो, नेक इंसान को चुनो, जो सबको साथ लेके चले। जी। एक के लिए मैंने वो बनाया कि इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, जात पात न करता हो। एक करके मैं बैठ गया। काशीराम ने खड़ा हो कहा मैं रियाजत खान का नाम प्रस्तावित करता हूँ। सब मेरे बुलाए हुए लोग थे, अनुमोदन हो गया। हाँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो मोहर सिंह जी ने कहा यार तू क्यों नहीं बनता, इतना लोग तेरे को चाहते हैं। मैंने कहा मैं बीएड करके आया हूँ, नौकरी की तरफ जाना चाहूँगा। ये जनता पार्टी की सरकार मेरे को नौकरी कैसे आने देगी। बोले इतना जल्द समझ नहीं यार, तू नौकरी की बात करता है, कल त्रिलोक बालीबार में कल ही लगा देता हूँ तेरे को। मास्टर तो मेरे हाथ की बात है जी। उन्होंने ये संबल दिया, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। जिला अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? उस वक्त वृद्धि चंद बागरेचा जी, सुजानगढ़ के थे। सुजानगढ़ के जी। इलेक्टेड अध्यक्ष था मैं, नॉमिनेटेड नहीं था। लेकिन जब 80 में सत्ता आई कांग्रेस की जी, मुझे हटा दिया गया। मंसूर साहब कहते थे कि कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है। मैंने कहा इलेक्टेड हूँ, मेरी वैल्यू रहेगी। वो राज आएगा तो तेरे को हटा देंगे। राज नहीं था तेरे से मुझे, और वो सच साबित हुई। लेकिन मेरे को हटा के सवाई सिंह राठौड़ युवा सर के थे, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। मोहर सिंह जी ने दिलवाया। हाँ, मोहर सिंह ने दिला। लेकिन मेरे को रिकॉर्ड मिल गया, वो जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट थे जी। वो रिकॉर्ड निकाल के मैं दिल्ली ले गया। ये ममता बनर्जी उस वक्त महासचिव थी। मैंने कहा ये कांग्रेस कैसे चलेगी, मेरे को हटाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हटा के किसको बनाया, जो सबूत है जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट है उसको। बोल इसको तो हटा देंगे लेकिन आपको नहीं बनाएंगे। मैंने कहा मत बनाओ जी। बोला आप कहेंगे उसको बना देंगे। तो ताराचंद बाठिया को मैंने नाम दिया, उसको घर लाके नियुक्ति पत्र दिया। ताराचंद बाठिया इंदिरा जी के लिए जेल गया था जी। बहुत डेडिकेटेड कांग्रेसी था। उसकी माँ ने कहा कि क्या किया तूने, तेरी जगह। मैंने कहा मेरे को तो हटा दिया, मेरे को तो बनाते नहीं थे। तो जिसने कांग्रेस के लिए त्याग तपस्या की उसको ताराचंद बाठिया को बनाया था। तो युवक कांग्रेस के उस समय राजनीति आज के ढंग की थी या वास्तव में पहले युवक कांग्रेस का बड़ा जलवा था साहब, बहुत दर्जा बुलंद था। युवक कांग्रेस के कोई प्रदेश के पदाधिकारी आते थे तो हमें आज वो आएगा, बड़ा जोर लगाते थे कि संख्या बल दिखाएंगे, काम करना पड़ेगा। भाई उस वक्त मेरी लोकप्रियता स्टेज आर्टिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा थी, मेरे को लोग बहुत पसंद करते थे। जिस तरह अमिताभ बच्चन को और एन टी रामाराव को लॉन्च किया था,
मेरे को बहुत जल्दी लॉन्च करके ख़त्म कर दिया। ऊंचाई पे चला जाता तो लॉन्च करते तो मेरी भ्रूण हत्या हो गई। कभी कभी जल्दी ब्रेक मिल जाता है तो आदमी ऊंचाइयों भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। देखो ये भी होता है। भाग्य सबसे बड़ा मैं इसमें मानता हूँ भाग्य का। मैं जब राजनीति में आया था तब यहाँ मोहर सिंह जी और मेघराज जी पवार की राजनीति चलती, कभी वो आते थे, वो अपने हाथ से धुले हुए कपड़े पहनते थे, कभी सवारी उन्होंने नहीं ली जी, तांगे में नहीं बैठते। हाँ, राजनीति का वही दौर था, वैसा ही था। पैदल आते थे, पैदल जाते थे। उस वक्त आदमी की वैल्यू थी जी। तब मैं राजनीति में एंटर होगा। ये नहीं था कि पैसे नहीं तेरे पास, पैसे नहीं थे, उन्हीं की साख थी। हाँ। अशोक जी से NSY की वजह से फिर MP बने थे। यहाँ पे संपतराज जैन लेक्चरर थे जिनको जोधपुर से जनता पार्टी के राज में किक मार के चूरू भेजा था, लोहिया कॉलेज में। तो मेरा उनसे संपर्क हुआ, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जी, आप सही मुद्दे की तरफ आए। लोहिया कॉलेज की यादों को कुछ और विस्तार से बताएंगे आप फिर। हाँ, लोहिया मैं जब 75 में था तब तो मैं CR बना था, सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला कक्षा प्रतिनिधि। हाँ, 60 हमारे स्टूडेंट थे। तो मेरे को 53 वोट 60 में से। खूब। हाँ, 3 CR चुने जाने थे। एक तरफा मतदान था। तो मेरे को था कि नहीं, मैं लोकप्रिय हूँ राजनीति में जी। वहाँ से जो काम था। लेकिन और 3 चुने जाने थे, फिर 2 और कौन थे साथ में, याद है? एक शंकर शर्मा था और एक रामोतार पारिक। अच्छा, BA के विद्यार्थी थे या BCom के थे आप? BA के जी। फिर वहां से कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव होते थे, महासचिव के होते थे, अध्यक्ष के होते थे। हाँ। 3 चुनाव होते थे। हाँ। जी। अध्यक्ष LN आर्य चुने गए थे। LN आर्य चुने जी। फिर आगे का सफर, कक्षा प्रतिनिधि चुने गए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि छात्र संघ अध्यक्ष का अशोक जी से मैं संपतराज जी जैन ने ना मेरी रिकमेंड की जी। वो मेरी लोकसभा का मैंने छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, एक जनता पार्टी से, नहीं एक लोकदल से, एक जनता पार्टी जी। और एक मैं कांग्रेस से। तो मेरा फार्म निरस्त कर दिया। अच्छा, कि आप रेगुलर विद्यार्थी नहीं। मैं रेगुलर था, परीक्षा नहीं दे पाया। तो मैं कोर्ट में गया जी। असगर खां वकील को वकील बनाया। तो उस 50-60 रुपए के स्टाम्प लगे। वो SDM यादव साहब थे, वो जज मुंशी, उन्होंने खारिज कर दिया। कोई वकील साहब ने गलती कर दी जी, बोले वो और स्टाम्प लगेंगे। मैंने कहा और स्टाम्प के पैसे कहाँ हैं? और तो मैं जज साहब के सामने पेश हो गया, साहब वकील की गलती की सज़ा मुझे क्यों? जी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। हाँ, 50-60 रुपए बहुत राशि थी उस वक्त। तो बोल कौन लड़ेगा? वो मेरा केस मैं खुद लड़ लूँगा, इजाज़त दे दो। बोल दे दी। अनंतराम जी सरकार के वकील थे। मेरे को उन्होंने कहा कि आपने परीक्षा नहीं दी इसलिए आपको रेगुलर नहीं माना गया। मैंने कहा ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, जो परीक्षा नहीं देगा, जिसकी अटेंडेंस है वो रेगुलर है। साहब मैं बीमार हो गया, ईश्वर की उससे मैं दोषी कैसे हुआ? ठीक बात है। और फिर लिखा हुआ भी नहीं कि जो परीक्षा नहीं देगा उसको रेगुलर नहीं माना जाएगा। तो इसकी सजा मुझे क्यों? जज को वो बात, उन्होंने वो चुनाव ही स्थगित, तो अगले दिन चुनाव थे, मेरे को टाइम भी नहीं मिला था, वो चुनाव स्थगित कर दिया। प्रशासन कॉलेज तो ये चाहता था कि हो गया, लफड़ा खत्म हो गया, लेकिन वो चुनाव स्थगित हुआ। हाँ। तो मेरा थोड़ा सिक्का और बोल, रियाजत बड़ा दमदार आदमी है। संपत राज जी जब चुनाव आए ना, संपत राज जी ने कहा मेरा चेला है अशोक गहलोत जी, जोधपुर का, उसको मैंने तैयार किया, तो उसके पास जा, तेरे को टिकट। तो उन्होंने रिकमेंड लेटर लिखा, लेटर पैड था अशोक स्तंभ वाला उनका। मैं लेके साउथ एवेन्यू उनके फ्लैट पे गया, उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा।
क्या नाम आपका? मैं रियाजत खान। क्या हो? मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। बोले कि मेरे गुरु ने आपकी अनुशंसा की है, आप मेरे लिए सुनना हो, लेकिन आपकी सिफारिश मैं किस ग्राउंड पर करूँ? मैं तो जोधपुर से हूँ, आप शुरू से मांग रहे हो। आपकी खास बात क्या? सब मैंने काम किया है, 77 में मैं बना था। बोले आप जेल गए हो क्या इंदिरा गांधी के लिए? मैंने कहा नहीं। अगर मैं कल तक गया हूँ तो मेरी लड़ाई, लेकिन मैं गया ही नहीं। हाँ, झूठ बोलने को भी अर्थ ही नहीं है। तो बोले फिर मैं आपकी लड़ाई अगली बार करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं साहब, 5 साल मेहनत करें दम के जी। बोले क्या बात, उनको अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, अगली बार 5 साल बाद है। मेरे उनसे संपर्क हो गए, उनके पोस्ट कार्ड आने लगे। वो बीकानेर संभाग के प्रभारी बन गए, महासचिव बन गए जी। हमें बुलाया उन्होंने दिल्ली, मेरे को साथियों सहित। वो कोई प्रोग्राम कर रहे थे तो साथियों सहित कि आप दिल्ली आओ। हम 3 दिन बाद में गए। राधे श्याम चौटिया, ताराचंद माठिया, इदरीस गोरी, हम 8-10 लोग, सुबोध मासूम। बोले हाँ बोलिए। मैंने पोस्ट कर निकाला। मैंने आपने बुलाया था जी। उनका मैंने आपको 13 तारीख के लिए बुलाया था प्रोग्राम के लिए, आप आ जाओ। राधे श्याम ने कहा कि साहब थोड़ा काम हो गया था। तो कुछ सवाल, काम का मतलब आप अपॉइंटमेंट का मतलब नहीं समझते? क्या मतलब है काम का? मैंने कहा साहब सही बात बता दो क्या? बोला हाँ क्या है? मैं किराया नहीं बढ़ा। बोल फिर क्यों करते हो? दिल्ली का किराया नहीं है तो राजनीति क्यों करते हो? मैंने कहा छोड़ देंगे साहब, किराया तो नहीं है। तो वो खड़े हुए, मेरे को गले लगा लिया। यार तो सच्ची बात बोलता है, किराया तो मेरे पास भी नहीं बनता था, मैं पीसीसी में सोता था जी। तो मेरा कार्यक्रम बना शुरू का, मैं आता हूँ, तेरी किराए की प्रॉब्लम है ना, ये सोल्व कर दूंगा। गैर राजनीतिक आधार पर बनाना, वरना ये नेता लोग आने नहीं देंगे जी। तो हमने भारतीय युवा समाज एक संस्था बनाई और उसका प्रोग्राम पहले मेरे को दिखा के अप्रूव कराना प्रोग्राम। तो हमने भारतीय युवा समाज बनाई। इंदिरा गांधी का जन्म दिन 19 नवंबर को है, तो हमने वो सप्ताह मनाने का संकल्प लिया। हाँ, आगे बढ़ो दहेज हटाओ अभियान जी, और वृक्षारोपण, और ये प्रूव कराने के लिए हम गए थे जी प्रोग्राम। ट्रेन से उतरे चाय पीने के लिए, तो वहाँ प्लेटफॉर्म पे अखबार जी मिलते, उसमें देखा अहमद पटेल, अरुण सिंह और अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और वो अशोक जी मंत्री बन गए जी। हमने चाय पी, कुछ सीधे बस में बैठे, उनके घर ऊपर का फ्लैट था उनका, सीढ़ियाँ चढ़े तो फूल पत्तियाँ पड़ी थी। मैंने कहा कन्फर्म बन गए। हमने जाकर सुबह 6 बजे खटखटाया, बोले मैं अंदर से, बाहर से बंद, थोड़ी अंदर से। अशोक जी उठ के आए, रात को लेट सोए थे, और बोले आपको किसने बता दिया? मैंने कहा साहब हमें तो अभी अखबार में यहाँ दिल्ली आके पढ़ा है। हम तो बोले तुम मेरे आदमी हो, अरे बैठो। सोफे बैठ के हमने कहा फ्रेश होने के लिए गए, बैठे जा, वो चाय बना के लेके आए, मिठाई लेके आए। उनका साहब चाय, बोले सब गए, तेरी भाभी सब बाहर है। तो उनसा हम बना लेते, अरे बोले तुम मेरे ऑनरेबल गेस्ट हो, मेरे सच्चे आदमी हो। तो उन्होंने प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम उनका एज ए मिनिस्टर, उन्होंने बहुत रियाजत जी का आग्रह टाल नहीं सका। रियाजत जी ने आदेश दिया था, लेकिन वो भाड़े की प्रॉब्लम मेरी कभी सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, अच्छा हुआ ये। अगर भाड़े की प्रॉब्लम सॉल्व होती तो चूरू को रियाजत अली खान क्या पता आज मिला होता या नहीं मिला होता। नहीं तो ठीक रहा। वैसे कुल मिला के मैं बन जाता तो निश्चित रूप से फेल होता। मेरी यादगार है, यादगार तो बहुत कम है। अभी तो बख्श देते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं पहचाना, बोले अच्छा। मैंने कहा क्या बन गया? मैं तो वही हूँ।
अगर बन जाता फिर दुल्लाराम जी को नहीं पहचानता तो दुल्लाराम जी जाने दुश्मन हो जाते हैं। स्वाभाविक बात है। इसलिए सब स्वीकार करते हैं कि इसको याददाश्त नहीं है, कोई बात नहीं बोल। खैर ये निचोड़ है जिंदगी का, ये जिंदगी के अंतिम पायदान के बाद निकालना चाहिए। मैं मजाक की सो बात है, लेकिन हम पीछे लौटते हैं। मैं मेरी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। तो उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी या? शादी हो चुकी। शादी तो दहेज युक्त हुई होगी या मुक्त हुई? शादी दहेज युक्त हुई थी। कौन सी सन में शादी हुई? 79 में। 79 में। और आपको? मेरे साथ वालों को अच्छा दहेज मिला था, मेरे को बहुत कम मिला था। मैं अपने आप को अपमानित समझ, मैंने मेरे पिताजी को कहा भी, लेकिन मेरे पिताजी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, पहली मैट्रिकुलेट लड़की जो हमारे कौम में हुई थी उससे मेरी शादी कराई। उन्होंने एजुकेशन देखी, दौलत नहीं देखी। और आज मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि मुझे बहुत कामयाब बीवी मैंने उसके साथ। खान साहब, हम अपने सुनने वाले जानने वालों को परिचित भी करा चलें। आपके सहधर्मिणी नसीम बानो जी के बारे में कौन नहीं जानता। वो जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य रही हैं, सम्माननीय और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रही हैं। कुछ यादें, कुछ चीज़ें उनके बारे में, शादी के प्रारंभ के दिनों की, फिर बाद में तो आगे हम बात प्रारंभ करेंगे, जोड़ते चलेंगे। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे को जो सज़ा मिली, मेरे दिमाग में था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। अल्लाह ने मेरे साथ, अब 10 दिन से मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने मेरी बीबी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी बीबी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न थी और कमांड उसका शिक्षा पे बहुत अच्छा था। ये देख के मेरे पिताजी ने मेरे से शादी की थी। घर पे आके प्राइवेट परीक्षा दी। मेरा छोटा भाई इस्माइल, वो स्कूल में पढ़ के परीक्षा दी थी और मेरी मिसेज ने प्राइवेट। फिर भी मेरी मिसेज ने उससे ज़्यादा नंबर लिए घर पढ़ के, तो मैंने उसको एडमिशन फर्स्ट ईयर में दिलाया लोहिया कॉलेज में। जी। तो प्राइवेट मतलब फार्म भरवाया फर्स्ट ईयर का कॉलेज में, रेगुलर एडमिशन नहीं। 10-11 का प्राइवेट दिलाया था। उसका वो प्रौढ़ शिक्षा सेंटर चलाती थी झुंझुनू में। उसका प्रौढ़ शिक्षा सेंटर फर्स्ट आया था उस वक्त। उसको 10,000 की वो मशीन, नीटिंग मशीन मिलनी थी। मैं लेके गया उस रोडवेज में उसको इनाम दिलाने के लिए। झुंझुनू प्रोग्राम हुआ, मशीन मिल गई। फिर अनाउंसर ने घोषणा की कि अब नसीम बानो अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी। नसीम बानो मेरे पास बैठे थे। मैं स्टेज की तरफ देखूँ, नसीम बानो कौन थी? कोई लेडीज। देखा तो मेरी मिसेज स्टेज पे चढ़ी। जी। मेरी कुर्सी खाली, मैंने ये नसीम बानो, और बोली माशाल्लाह बहुत शानदार बोली, खूब तालियां। मेरे को तो आज भी बोलना नहीं आता है। नहीं, खूब अच्छा बोल लेते हैं ऐसी बात में। मैं बदले की भावना में आ गया। मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली का था। मैंने कायम खाने की मेरी बीबी पब्लिकली स्टेज पे, अंदर का पुरुष जाग गया और उसका खामियाजा मेरी बीबी ने भुगता। अब मैं समझता हूँ मैंने भुगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी 27 तारीख को, उसके बाद मैंने उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई छुड़वा दी। पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने कहा बस तू घर से बाहर नहीं। उसकी टीचर की सर्विस आई। तो फिर तो आप एक क्रूर पुरुष, एक खराब पति थे। उसकी सजा भुगती है मैंने। अब पता चला कि मैंने दे रखी है। मिसेज को मैंने दबाए रखा और मैं कह रहा हूँ मैं भला आदमी हूँ। रियाजत जी, अब हम जितना हम आपको जानते हैं, हमें राजकीय लोहिया महाविद्यालय में पढ़ने आए, उसके बाद से इन 20 साल 25 सालों में हमने आपको जाना है। अब तो आप जब भी आपको दोनों को साथ में देखते हैं, घर में देखते हैं, तो एक आप अच्छे पति महसूस होते हैं। ये बदले हैं या उन्होंने आपको बदला है? समाज बदला ना। उसके थप्पड़े खा के मेरा, अभी 27 तारीख को रतनगढ़ में कार्यक्रम था। जी। उन्होंने मेरे से संपर्क किया, आयोजकों ने। हाँ, कि हमारे पास हम महिला मुस्लिम बच्चों को सम्मानित करते हैं, लेकिन महिला कोई हमारे पास, एहसान गोरी जी हैं, रनीश जी अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, उनको बुला लिया। महिला की तरफ से कोई नहीं है।
तो आपकी मिसेज को हम बुलाना चाहते हैं। जी। मैंने कहा उपभोक्ता परितोष मंच में हाँ रही हुई है तो मैंने कहा आ जाएगी। जी। तो कार्ड हमारे पास नहीं आया। मेरी मिसेज ने कहा प्रोग्राम है कि नहीं है, तो मेरे को तो एहसान गोरी का पता था। जी। मैंने कहा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? बोले नहीं है, मैं आपको वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। जी। उसमें रियाना रियाज मुख्य अतिथि थी। तो मैंने रियाना जी को फ़ोन किया, रियाना जी आप रतनगढ़ कितने बजे जाएंगे? बोले आप 10:30 बजे पंखे पे मिल आपके जाइएगा। मैसेज को लेना मैं ले जाऊंगी। मैं पंखे पे इंतजार किया आके। मैंने कहा आते वक्त बिलना सर आओ तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा बाइक से। बोला ठीक। वापस आया तो उनका रियाना जी का फ़ोन आया। जी। मैंने कहा कहाँ पहुँचे? बोले पंखे। तो मैडम मैंने आपको कहा था ना बिना सर से निकलो तो फ़ोन कर देना। अरे बोले इतने क्रूर हो आप, इतनी काबिल औरत को आपने दबा के रखा, ऐसी औरत को मैं पंखे में छोड़ सकती हूँ क्या? घर आ रही हूँ छोड़ने के लिए और आप जालिम हो, मैंने तो आज देखा है। तो मेरे को एहसास हुआ कि मैंने फिर सुना खुद 40 साल बाद उसने स्पीच दिया बिना कोई कागज़ पेन के। बहुत बहुत अच्छा, वो हमने भी सुना है और अब हमसे जुड़े हुए लोग हैं, कुछ अंश उनको भी सुनाते हैं। इल्म के पीछे मानिंदे शम्मा जल जा, क्योंकि लाइल्म इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता। तालीम हमारी सलाहियतों को उजागर करती है, निखारती है, संवारती है, सजाती है और एक अद्भुत व्यक्तित्व हमें प्रदान करती है। प्यारी बच्चियों, शिक्षा वो चीज़ है, वो हथियार है जो हमें सक्षम बनाती है, हमें काबिल बनाती है। इसलिए शिक्षा के पीछे मानिंदे शम्मा जल जाओ। रियाजत जी, ये उनकी प्रतिभा और आपकी लोकप्रियता दोनों साथ जुड़े और उस जुड़ाव में फिर सफ़र आगे बढ़ा। अशोक गहलोत जी केंद्रीय मंत्री बने, उनका कार्यक्रम आपने चूरू में करवाया, वहाँ से बात को फिर आगे बढ़ाएं। अशोक जी ने मुझे देना बहुत चाहा जी, लेकिन मेरे भाग्य में ऊपर वाले लिखा ही नहीं, मैं आज तक पंच नहीं बन पाया। अशोक जी का मैं दोस्त नहीं मानता। 1984 का इलेक्शन, 1984 से पहले ये बताऊं, मेरी जर्मनी से वीज़ा आई थी जी। उस वक्त मेरा 16,000 रुपये पर मंथ का एग्रीमेंट था, जब एक टीचर को 350 तनख्वाह मिलती थी। मेरा 16,000 का एग्रीमेंट था पश्चिम जर्मनी का। उसी दौरान राजीव जी ने इंडिया से 400 लड़के छांटे, जिनमें कन्हैया लाल शर्मा, गुलाम मोहम्मद मीर, शक्ति सिंह गोयल, उनमें मैं भी एक था। हमारी ट्रेनिंग हुई और हमें अदर स्टेट में डेप्यूट किया। 45 दिन की हमें दिल्ली में ट्रेनिंग दी। कांग्रेस क्या है, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया था। पार्लियामेंट में जैसे लगती मंत्री आते थे, उनसे हम सवाल जवाब करते थे, तुम ये गलत कर रहे हो। तो कांग्रेसीकरण हमारा, और फिर हमें भेज दिया गुजरात। गुजरात गए तो हमें ये कहा कि आपको 500 रुपये महीने में काम चलाना है। ये 500 रुपये आपका ऑनरेरियम है जी, इसी में खाना है, इसी में रहना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, नहीं हुआ था अपन जर्मनी चले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके जब देखा तो मेरे तो फ्यूज उड़ गए। बालू खान जी कभी कभी ऐसे कर देते थे ना, मैं खुश हो जाता। बालू खान जी ने मेरे को इशारा किया। वहाँ कैबिनेट मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, विधायक और कलेक्टर उठ के रिसीव कर रहा है, गेट तक छोड़ने जा रहा है। हमने सोचा ये बेवकूफ़ बन गए, दूसरे के वहम में कर रहे हैं। फिर पता चला कि वहाँ पे आया था कि राजीव गांधी के जासूस आ रहे हैं और कोई सब कुछ फैसला करेंगे टिकटों का। उस चक्कर में मैंने वो जर्मनी की वीज़ा
छोड़ी। उतना बड़ा दर्जा मैं कल्पना नहीं कर सकता, वो दर्जा मैंने वहाँ टिकटें भी बांटी, MP की टिकट भी मेरी टिकट से मिली। वो ऊंचाइयाँ देख के मैंने जर्मनी की वीज़ा को छोड़ दिया। लेकिन हमारा जो कमांडर था DP राय, उसको ज़रूर मैंने पूछा था कि साहब ये मेरी वीज़ा आई है, क्या करना चाहिए? 16,000 का एग्रीमेंट है, मैं इनको तो पता होगा हम बेवकूफ़ बना रहे हैं कुछ दिन। उन्होंने कहा कि ये फैसला तुझे करना है। मैंने कहा साहब ये फैसला मैं करने लायक होता तो अहमदाबाद से यहाँ थोड़ी आता। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ जलपाईगुड़ी, तू मेरे कमरे में ऐसे चला के सो, खाना खा के, ये सोच के दुनिया में तू किस लिए आया है, तू क्या चाहता है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरे को जवाब मिलेगा, उस पर फैसला करना। मैं तेरे को उस फैसले में मैं तेरे साथ। तो मैंने हिसाब लगाया, जर्मनी जाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, 3 साल का एग्रीमेंट था, वो 4-4.5 लाख रुपया कमाएंगे। 4-4.5 लाख रुपया चूरू में तो इतने लखपति हैं, उनको कोई जानता ही नहीं। भालू खान जी तो अनपढ़ है, लेकिन वो लखपति, SP DSP सब विधायक हुआ करते थे भालू खान जी। 3-4 लाख से क्या होगा। मैं एक्चुअल में नाम और प्रतिष्ठा का भूखा था। पैसा छोड़ा आपने? हाँ। दादा आए, बोले क्या सोचा? मैंने कहा साहब देश सेवा, पार्टी सेवा करेंगे। उन्होंने मेरे को DP राय ने राजीव जी के सामने लेक्चर दिया जी, नेशनल काउंसिल की मीटिंग में। बोले कौन कहते हैं कि कांग्रेस में मतलब के लिए लोग आते हैं, काम के लिए भी आते हैं। पश्चिमी जर्मनी की वीज़ा जिसके लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, उस वीज़ा को ठोकर मार के गुजरात की गलियों में थूल फाँक रहे हैं हमारे लड़के, उस पर ताले पटे। राजीव जी ने पूछा कौन है, तो उन्होंने राजीव जी से इंट्रोडक्शन कराया। राजीव जी बहुत खुश है, वेल डन। मेरा परिचय कराया, किसने छोड़ी जर्मनी की वीज़ा जी, राजीव जी तो मुझे देना चाह रहे थे। 22 लड़कों का अप्रूव किया था, उसमें मेरा 6ठे नंबर पे नाम था इंडिया में जी। और DP राय ने मैं कह दिया था 85 में कि जाके तैयारी करो जी, फील्ड में तैयारी करो, आपका टिकट। हम तो, लेकिन हमारे कुछ तेज तर्रार थे UP बिहार के लोग, बोल दादा अभी तो CWC कुछ भी नहीं हुआ, आप पहले आपने कह दिया जाओ। DP राय जी ने एक सवाल पूछा, बोलो कि रेगिस्तान में जाना हो, टीलों में, तो क्या लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो झा था, बोल 4x4, वेरी गुड, अच्छा बात। और जहाँ 4x4 बस भी काम नहीं करे वो गाड़ी, तो फिर कैसे जाएंगे? तो हम 4x4, एक वो था बिहार का ही, नाम भूल रहा हूँ, उसने कहा साहब पैटर्न टैंक, वेरी गुड, पैटर्न टैंक यार, हाँ शाबाश। वो बोल जहाँ पैटर्न टैंक भी नहीं जा सके वहाँ, हाँ, तो हमने सब ने हथियार डाल दिए। बोल वहाँ पैराशूट से उतारे जाते हैं। ये तुम्हारे दिमाग के लेवल से ऊँची बात है, आप सीधे पैराशूट से उतरोगे। तब मैं चूरू आ गया, मेरे को सब लोगों ने कहा सारा टिकटों का फैसला हो रहा, तो मैंने कहा अपना टिकट हो गया फाइनल, बस ऊपर वाला अल्लाह ही काट सकता है। वो टिकट मेरा कट गया। अच्छा, उसमें जो हम तिलक करके हमें रायसेना रोड से उन्होंने भेजा 22 लोगों को। हाँ, फीज का सरपंच होते थे हमारे दंदूरी के, नवाब थे, उनके भाई मेरे खालू लगते थे, शहीद मेजर इकबाल खान। उन्होंने कहा रियाजत जी आपका तो टिकट हो गया, मेरी कोई मदद कर दो आप। उन्होंने कहा इतना बड़ा आदमी मेरे से टिकट खरीद। तो ये 7:30-8 बजे की बात है, 10 बजे की ट्रेन थी जोधपुर में शुरू होने के लिए। तो अशोक जी डुप्लेक्स रोड पे रहते थे, 2 नंबर पे उनका बंगला था। मैंने कहा जल्दी चलो तो। ऑटो लिया,
हम गए, डॉक्टर निज़ाम और ये रघु शर्मा और ये बाहर बेंच पे बैठे थे। मैं उस वक्त सीधा जाता था। मैंने खोला और नमस्कार, मैंने कहा मेरी जगह इनकी टिकट कर दो, जैसे मेरा अलॉटमेंट हो मेरे। जी। तेरी जगह? हाँ, मेरा टिकट हो गया। बोलो अभी तो रियाजत CWC नहीं हुई पहले। मैंने कहा छोड़ो चक्कर साहब CWC पे, मेरे टिकट की टेंशन मत लो, मेरा टिकट हो गया। बोले रियाजत गोल्डन चांस है। मैंने कहा चांस को गोली मारो, मेरी टिकट का टेंशन इनकी, आप मदद करो। हाँ, मैं फ्लाइट ऊपर की पकड़ गया था, अशोक जी के ऊपर से गया वो। उनको पसंद नहीं आया, बोले नहीं। बोले कहाँ से मांग? वो मांग रहे थे मंडावा से रामनारायण जी चौधरी के सामने, बहुत बड़ी हस्ती थी। बोल रामनारायण जी के सामने आपका पैनल में नाम है? नहीं है। तो बोल फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उनको भी मना कर दिया, वो मना मेरे को ही कर दिया था। मीटिंग हुई, अशोक जी, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चूरू का नाम है राजीव जी ने कहा कि चूरू से रियाजत अली खान। तो वो दोनों बोले ये कौन, इसको हम जानते नहीं। राजीव जी ने कहा मैं जानता हूँ, गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है, डायनेमिक यूथ है। नोवल जी ने पलट के क्या नाम बताया सर, क्या नाम बताया? बोल रियाजत अली खान। साहब बलात्कार का केस चल रहा है, इस पे मराओगे क्या? अशोक जी ने खंडन नहीं किया, वो टिकट मेरा कट गया। हमीदा जी को वो टिकट लौट हो गया। हमीदा जी को उन्होंने कह दिया कि राजीव गांधी का आदमी की टिकट काट के तेरे को दिए, बलात्कार का आरोप लगाया। राजीव गांधी को पता चलेगा क्या होगा, सोच लेना तेरा। उसके बाद में अमिता जी मेरे पीछे, तो मैं दादा के पास गया, वो मेरे को राजीव जी के पास ले गए। बोले इसको जान को खतरा है। मैंने कहा साहब, राजीव जी ने कहा तू यार छोड़ गंदी राज, अब तेरे को SPG कैसे दे दूँ, किस बेस पे दे दूँ? तो राजनीति छोड़ गंदी, तेरे को अफसर बना देता हूँ। जान से डर थी। उन्होंने सीधा मेरे को नेहरू के अंदर में ADM रैंक की पोस्ट दी। कहाँ लगे फिर? मैं महेंद्रगढ़। पहले मेरे को गोंडा लगाया जी। मेरा बड़ा लड़का आमिर खान, उसको पोलियो हो गया था। तो मैंने राघव बैल उनके वो थे, उनको पोलियो था। मैंने कहा सर मैं गोंडा, तो मेरे को दिक्कत होगी, मेरे लड़के के पोलियो हो गया, तो पोलियो के नाम से उनका फिर तेरे को चूरू लगा देते हैं। वो मेरे जीवन की बड़ी गलती थी। मैंने कहा मेरे को चूरू में कोई अफसर मानने का नहीं। अरे तो रियाजत हो क्या? मैंने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जी लिया। महेंद्रगढ़ में मैंने ऑफिस खोली। बोले है नहीं, तेरे को खोलना पड़ेगा। मैं खोल लें। 3 साल महेंद्रगढ़ में मैंने सर्विस की। और अमिता जी 1985 का चुनाव जीते हैं। तो मैं अमिता जी से फिर कुपित था, अमिता जी की टिकट कटनी चाहिए, अमिता जी की टिकट कटनी चाहिए। मैं तो सर्विस में था, मैं टिकट मांग नहीं रहा था। मैंने कहा हरदेव जोशी ने मेरे को जोधपुर हाउस में बुलाया जी। बोल बेटे तू बगावत मत करना, मेरे को पता ही आ रहेगी, तू मेरे बेटे संजय जैसा है। अगले चुनाव की बात है, 90 का चुनाव। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आप गढ़ के आगे आके कहो कि रियाजत खान मेरे बेटे से, मैं जाके कहूँगा हरदेव जोशी मेरे को बेटा मानते हैं। तो बोलो बेटा तेरा कैरियर है, क्योंकि 85 मेरे को मारा था, अब फिर मार रहे थे।
टिकट उसको मिला तो मेरे बगावत। मैंने कहा ये कांग्रेस कैसे चलेगी, इनको पता है कि हारेगी, लेकिन उनके बोरों के वोट थे ना, हृदय जो जहाँ से लड़ते 30,000 वोट बोरा समुदाय के थे, उस चक्कर में उन्होंने उनको टिकट दिया। इधर राजेंद्र राठौड़ कोप बोने बड़े बैठे थे राजस्थान हाउस में, वो जो एक सीन मैंने अपनी आंखों से देखा, उससे मेरा करियर। चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने कहा कि आजा तेरा टिकट ले जा। तो जब लाने के लिए जा रहे थे, वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, वो पार्क के उधर दौलतराम जी टोपी लगाए खड़े थे, बोल दौलतराम जी राम राम, बोल राम राम। राजेंद्र राठौड़ चूरू की टिकट लाने जा रहा है, माँ का दूध पिया तो रोक लेना। बोले अच्छी बात, देख श्या भाई। वो टिकट ले आया तो मैंने कहा दौलतराम जी हराएंगे, और दौलतराम जी हराएंगे तो अमिता जीतेगी। ये तो मेरे लिए, दौलतराम जी का आदमी खुद से कहा मेरे पास आया, बोले अमिता को वोट दिलाने में तो जोर आएगा, और कोई मजबूत आदमी मुसलमान जिसके पीछे मुसलमान हो तो मैं उसको घर बैठे, और रियासत का थारी अच्छी पकड़ है, तो चुनाव लड़ लो। तो मेरे को वो ऑफर बहुत लुभावना लगा। हाँ, और मैंने ये नहीं सोचा मेरी नौकरी का क्या होगा, बस अमिता जी से बदला लेने की भावना में वो चुनाव। पब्लिक से तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने वहाँ बैठ के निर्णय कर लिया। अमिता जी ने कहा कि इसको राजेंद्र राठौड़ पैसे दे रहा है, ओम का दुश्मन है, बिक गया। तो वहाँ से इस्तीफा दे क्या किया आपने? फॉर्म भर दिया, निर्दलीय? इस्तीफा नहीं दिया, सीधा फार्म ही भरा, और फिर सेवाएं समाप्त हो गई मेरी। मैं देख के आता ना तो वापस भी ले सकता था। अच्छा, टर्मिनेट हो गया। बोर्ड सद्भावी था, वो बहुत कम लोग थे, मेरी बहुत पूरी पार्टी से निकाल दिया, कर्ज के नीचे दब गया, आत्महत्या की। ये बात मैं आपको बताऊं, मुझे इतना भरोसा नहीं था कि इतने कम वोट आएंगे। मेरे वार्ड से मैं 30 नंबर पे था, काउंटिंग में मैं था, तो मेरे को बेचैनी महसूस, मैंने कहा लोग छेड़ेंगे, क्या हुआ? अरे मेरे नेताजी, कहाँ जाऊँ छिपने के लिए? कोई जगह नहीं वहाँ पे कि जहाँ अंधेरे में बैठ जाऊँ। मैंने कहा अब जिएंगे कैसे, नौकरी छूट गई, ये कर्जा कैसे चुकेगा, मर जा। कितना पैसा लगता था उस वक्त चुनाव में? उस वक्त तो ज़्यादा नहीं लगता था। राजेंद्र राठौड़ ने मेरे को ऑफर किया था कि पैसा लो। कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा आपसे पैसा नहीं लूँगा, मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपसे पैसा लेके मैं बिकूँगा नहीं। राजेंद्र राठौड़ तो एक ढंग से आपने हमीदा बेगम को हराने के लिए राजेंद्र राठौड़ को जिताना ठीक समझा? हमीद कौन जीत बदले के बाद? हाँ, बस जिसने मेरे को ये कह दिया कि टायर के नीचे दिलवा दूंगी, उससे वो मेरे पिताजी को सांप्रदायिक डिक्लेयर करके। तो फिर आपने अगर ऐसा कहा तो कोई मुकदमा वगैरह क्यों नहीं किया? न्यायिक लड़ाई नहीं लड़के राजनीतिक लड़ाई की तरफ बढ़े आप? तो राजनीतिक व्यक्ति था, तो मैंने कहा ठीक है निपटूंगा इससे। फिर 90 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीते यहाँ से। नहीं, वो राजेंद्र राठौड़ ने मेरे को कहा कि रियाजत खान आप जो काम कर रहे हो उससे मैं उऋण कैसे होऊंगा, आप पैसे नहीं ले रहे, भगवान के लिए कुछ तो। मैंने कहा मेरी राजनीति खत्म है, अब वापस मेरी नौकरी लगा देना, आसाम गुवाहाटी कहीं मेरे बच्चे पाल लूँगा, मेरी ज़िंदगी। बोले ये राजपूत का वचन, मैं ये काम कर दूंगा। काउंटिंग में मैं गया तो मेरे वोट आए नहीं, कहीं 3 आए, कहीं 2 आए। बड़ा मैं अपमानित महसूस कर रहा था। कोई मुझे ढाढ़स बंधाने वाला वहाँ काउंटिंग में कोई नहीं था जी।
खैर निराशा का क्षण था वो बहुत व्यक्तिगत ज़्यादा रूप से। उस वक्त थी। मैंने कहा ख़त्म कर दे। मैं बाहर निकला गेट से, पुलिस वाले कहे बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कोई अपराध किया है क्या? बाहर क्यों नहीं जाने देंगे? बोल वापस नहीं आने देंगे। मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा। तो उन्होंने जान दिया। बाहर पब्लिक खड़ी थी, राजेंद्र राठौड़ के समर्थक मालाएं लेके। बोल खान साहब क्या खबर अंदर के? मैंने कहा राजेंद्र राठौड़ 3 राउंड में 12,000 की लीड। वो उनकी पसंदीदा न्यूज़ थी। तो मेरे को मालाओं से ला दिया, कंधों पर लेके रियाजत खान जिंदाबाद, रियाजत खान अगली बार आपका नंबर है तो फिर मरना ना। मैंने कहा इज्जत तो अपनी गिरी नहीं, पब्लिक तो अपने को चाह रही है। तो मरना कैंसिल कर दिया। मैं वहाँ से उतर के सीधा राजेंद्र राठौड़ काउंटिंग में नहीं आया था, राम मंदिर आया। मैंने कहा कि 3 राउंड में 12,000 की लीड आपकी। उसने मेरे को, मैंने कहा आपको आपका वादा याद है ना, मेरे को नौकरी और राजपूत का वचन। तो मैं सेफ हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब राजनीति ख़त्म है, बच्चे पढ़ लेंगे। 27-28 दिन बाद में गढ़ चौराहे पर राजेंद्र राठौड़ जिप्सी लेके कोई शादी में जा रहे थे। अरविंद मिश्रा, ये जूरी जी पनवाड़ी की दुकान चौक पर जोशी जी, वहाँ हम खड़े थे। तो मैंने रोका। मैंने कहा वो मेरी नौकरी वाला पहले मिला था, बोला ये टूर कर लें। टूर हो गया था। मैंने कहा मेरी सर्विस वाला। बोले आप कांग्रेस से आदमी हो, आपकी नौकरी कैसे लगा सकता हूँ? पहले जनता पार्टी था। मैंने कहा कांग्रेस ने मेरे को तो चुनाव लड़ लिया तो निष्कासित कर दिया। बोलना ना जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। मैंने कहा जब मेरे को नौकरी करनी है, पार्टी में शामिल होने का क्या? मेरे दाग क्यों लगाते हो? बोलना देख ले ये शर्त है। मैंने कहा पहले तो नहीं थी है। बोले अब है। तो मेरा आत्मसम्मान जाग। उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ से अगला चुनाव हुआ 93 में। तो न तो मेरे को अमिता पूछे न राजेंद्र राठौड़ कहाँ जाऊँ। मैं अमिता की तरफ। और राजेंद्र राठौड़ से ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, गला तक पकड़ा मैंने। मैंने कहा ठठेरों की बिल्ली खुड़कों से नहीं डरती, रिवाल्वर से। तो परिस्थितियाँ वापस जो वो बदली। हाँ, जय सिंह ने चुनाव लड़ा तब मेरे को वापस कांग्रेस में। लेकिन वो गलती सालती रही जी। 40 साल हो गए। वो कहते हैं कि तूने सामने लड़ा था पार्टी के सामने। पार्टी के चुनाव लड़ने वाले प्रदेश के अध्यक्ष बन गए और मेरे मामले में पार्षद का टिकट भी नहीं किया पार्टी से। पार्षद का टिकट का पहले क्यों नहीं सोचा आपने उस दौर में? जब राजनीति का प्रारंभ आपने सीधे ही विधायक के टिकट के सिलसिले में कर दिया। तो जो मेरा स्टेज कहीं अब नहीं लगता इस स्टेज आर्टिस्ट की वजह से जो मेरा लोकप्रियता मिल गई, दिमाग का लेवल ऊपर हो गया था। और फिर टिकट के लिए सीधा ऑफर था। आरिफ साहब थे ना, मोहम्मद उस्मान आरिफ। हाँ, 80 में अनवर खान को टिकट मिल गया जी। अशोक जी ने तो मना कर दिया। अनवर खान को टिकट किस बेस पे मिल गया? भालू खान देहात अध्यक्ष थे, मैं शहर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, और किसी वर्कर को मिलता। अनवर खान तो भैरव सिंह शेखावत को माला पहनाई थी जी। आरिफ साहब चुनाव लड़े थे ना, तो वो आरिफ साहब के साथ थे। लेकिन फिर दोबारा 80 में बैच जी चुनाव लड़े ना जी, तो आरिफ साहब नहीं चाह रहे थे कि बैच जीते। उनके कहने से उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भैरव सिंह को माला पहना दी जी। उस आदमी को टिकट मिल गया, उसका मैंने विरोध किया। मैं हॉस्टल में आया, मैंने कहा यार अपने साथ अरुण बुडानिया, ये सब भगत सिंह सारण, ये मेरे बहुत समर्थक थे। ये 50 लड़के मेरे साथ ट्रेन में बैठ गए 80 में जोधपुर मेल में। और
किसी ने ये नहीं कहा कि चाय पिला, भुजिया खिला, कि टेम्पो किराया दे। पहाड़िया के घर को हमने घेर लिया। जीएन अंसारी विकलांग था, वो भी गया। हम 50 लोग थे। मुर्दाबाद, जगन्नाथ पहाड़िया मुर्दाबाद। हम 3 बजे तक बैठे रहे, कोई नहीं आया। बालूखा अकेला था, एक पूनम चंद बोथरा था और एक श्याम गुप्ता जी, वो थे। बाकी 50 लड़के मेरे साथ थे। तो 3 बजे तक हम बैठे रहे, कोई नहीं आया। एक थैला डाले हुए कोई बंदा आया कि आपका क्या मसला है। मैंने कहा जनता पार्टी के आदमी को टिकट दे दी भैरव सिंह को। बोले कांग्रेस को, ये तो ले बैठी, आपको मिलते था, वो आके बैठ जाते। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है, कलेक्टर एसपी से फोन करके पूछो, रिपोर्ट लो आईबी से, पता चल जाएगा। सबने कहा बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। उसने कहा कि एक आदमी मेरे साथ चलो। बोला हाँ रियाजत खान। मैंने कहा भैया ऑटो का किराया नहीं है मेरे पास। बोलने मैं दूंगा। उसके पास बजाज स्कूटर था। पहाड़िया घर से हम बैठे, सीधा वो इंदिरा गांधी के घर के आगे उसने स्कूटर रोका। मैंने इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के घर पहली बार देखा। कमांडो वो देखे, जैकेट। उसने मेरे को कहा आ जाओ। मेरे को सुना आता हूँ। मैं वहीं खड़ा हो गया। वो भी आएगा, बात करके आएगा। वो वापस आया, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ। तो वो टीटा वो उसमें से गए, चेक किया। पहले आप बताओ, छोटा सा काउंटर था सफ़ेद रिसेप्शन का, उसमें 3 लोग बैठे थे। मेरे को कहा हाँ बताइए क्या बात है। मैंने कहा साहब जन्मजात कांग्रेस से, हमारे रगों में भी कांग्रेस का खून दौड़ता है। पहले बात चल नहीं, काम की बात करते टाइम किसके पास है। ठीक बात है। मैं प्रधानमंत्री घर में डांट मारी तो मैं झेप गया। उसको दे आई। बोल कोई नहीं बेटा, आराम से बोल, सॉरी बोल क्या बात है। तो मैंने ब्रीफ किया। वो काले वाला डायलर फ़ोन था उनके। मैंने कहा साहब आप तो इंडिया में कहीं बात कर सकते हैं। मैंने चूरू कलेक्टर को फ़ोन लगाओ और पूछो कि जिस अनवर खान को टिकट मिली उसने 10,000 की वीडियो में भैरव सिंह शेखावत को गट गया कि माला पहनाई थी कि नहीं। अगर वो इनकार कर दे तो स्टैन गन वाला दिख रहा था। मैंने कहा इस स्टैन गन वाले से कह के मेरे को यहीं गोलियों से भून देना। उसने फ़ोन उठाया। फिर मेरे समझ आया कलेक्टर ने मना कर दिया तो ठीक बात है। मैंने कहा जल्ले तो जलाल तो आए बला कटाल तो अल्लाह तो हिफाजत करना है। उसने पहाड़िया को फ़ोन मिलाया। अरे पहाड़िया जी क्या बदमाशी कर रखी है, जनता पार्टी का आदमी का टिकट हटाओ को। मैं इस लड़के को भेज रहा हूँ, सॉल्व करो प्रॉब्लम। जा बेटा। वापस निकले। वो स्कूटर पे मेरे को बिठाया, वहाँ छोड़ा। न तो मैंने उस आदमी को पूछा तेरा क्या नाम है, न उसने मेरे को कहा कि रे मेरे को दुल्ला राम कहते तेरा काम कराया, न उसने मेरे को बताया। छोड़ गया। वो सब बेटे क्या हुआ, बालूखा जी भी थे और श्यामा गुप्ता। मैंने कहा बात हुई है ये। बालूखा जी बहुत तेज दिमाग थे। बोले बात सुनो, अब तेरा आदमी टिकट मांग रहा है, अब काल टिकट को लाश देना, क्या फैसलो कर सी अलावा तेरा कहो का कोई ने भी दो, इन नहीं दो जद कटेगी। और बात करो को रियाजत और कोई नहीं बोलो को। मैं संतुष्ट हो गया। ठीक है मन ने बात करने को अधिकार है। हाँ। इतने में पहाड़िया जी निकले और हमने कागज वो दस्तखत करा रखे थे डॉक्यूमेंट को। आगे बहुत आगे भीड़ थी। उसने कहा चोरू वाले कौन है। हमने कहा साहब, बोले इस कमरे में एक टीन शेड बना हुआ था, उसमें 40-50 कुर्सियाँ थी, बोलो उसमें बैठा आता हूँ। हम जाके उसमें बैठ गए। दूसरे दरवाजे से एंटर हुए।
बोला हाँ क्या बात है, तो मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा साहब जिस अनवर खान को टिकट दी उसने भैरव सिंह शेखावत को माला पहनाई, अगर इसको टिकट दिया तो हम तेल छिड़क के ही मर जाएंगे। तो उसने 8-9 नंबर पे उसका नाम था, लाल पेन से मैंने देख लिया, जगन्नाथ पाड़िया भाई टिकट कट गई। और हम तो बाहर आके भंगड़ा करने लग गए। बालू खां जी नहीं देखे, बालू खां जी को भी बधाई दें। बालू खां जी का बोल, बालू खां जी अंदर है। वो बैठे थे कि वैद्य ने मार रखा है, उनको वैद्य गारंटी चाहिए था, ये सब मेरे साथ है नौजवान। तो टिकट बालू खां जी लेके आ गए। तो मेरी भाग्य में नहीं है या बुद्धि में नहीं, मुझे नहीं मिला 80 में। तो डिग्रेड कैसे हूँ मैं, पार्षद की कैसे मांगू टिकट? ठीक बात है। उस वक्त पार्षद के चुनाव होते तो मांग लेता। ठीक बात। 88 में जाके चुनाव हुए पार्षद के। हाँ हाँ हाँ। मुसलमानों की मीटिंग हुई, आरिफ साहब ने हमारी टिकट कटा कर बढ़ा दी। तो मुस्लिम समाज की मीटिंग हुई, बोल हम मांगेंगे टिकट। मैं उस मीटिंग में नहीं गया। मैंने कहा मैं मुसलमान के नाम से नहीं मांगूंगा, मैं तो रियाजत खान युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मुसलमान उस दिन से मेरे खिलाफ बोले, अपने आप को मुसलमान नहीं कहता है, अपनी मीटिंग में नहीं आया। फिर आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे निरंतर। उसके बाद होली मेरा पसंदीदा खेल था जी। मन के विकार, रंगमंच के आदमी थे आप। हाँ। तो गाना बजाना डांस करना, मैं लीड करता था, इनको निकालता था बाकी गैर मुस्लिमों को घरों से। वो ऑब्जेक्शन में करते, यार तेरे कठों अड़ गई भारत यार। अब उम्र हो गई इसलिए मैंने रंग खेलना। इसकी भी बात बताऊं, मैं एक बार रंग खेल के आ रहा था तो शक्ल से पहचान लेने जा रहा था। इमाम साहब मोहल्ले के होटल में चाय पी रहे थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। कौन? मैंने कहा रियाजत खान। और लाहौल बोला कोत, आप रंग खेलते हो? मैं क्यों? बोले मुसलमान नहीं रहे आप। मैंने कहा इमाम साहब ये बात और किसी को मत करना, अगर हिंदुओं को पता चल गया ना अगर रंग डालते इस्लाम ख़त्म हो जाता है तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको डाल देंगे। मैंने कहा वो चीज़ तो अंदर की है, रंग डालने से धर्म खत्म हो जाएगा। तो कट्टरपंथी लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं है। होली के साथ साथ आप दीपावली से भी जुड़ रहे, दीपावली स्नेह मिलन समारोह वगैरह भी आप करते रहे। देखो ये नवाचार के दिमाग में कैसे है आपके? देखो हर समाज में कट्टरपंथी होते हैं जी। राजेंद्र राठौड़ जी का मैं बहुत विरोधी रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि सद्भाव के लिए हिंदू मुस्लिम की वो राजनीति नहीं की। हिंदू लोग मुहर्रम में भी ढोल बजाते हैं, हिंदू लोग छबील भी लगाते हैं, हिंदू लोग ईद का भी आते हैं, हिंदू लोग ईद मिलन समारोह करते हैं, रोज़ा इफ्तारी भी करते हैं। मुसलमानों की तरफ से कोई हिंदुओं के त्यौहार पे आयोजन है था अपना। तो ये मेरे को मैंने कहा अपने तरफ से एक तरफा प्यार कब तक चलेगा। उस कमी को दूर करने के लिए मैंने 2001 में पहला शुरू किया होली पे, होली स्नेह मिलन जी। लेकिन उसमें बनवारी जी शर्मा थे भाजपा जिलाध्यक्ष जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंदौरिया जी, उनको बुला के तेलीवाड़ी में किया, लेकिन वहाँ शराब पिए हुए लोग रंग लेके आ गए। होली के रंग में रंगे लोग थे। मेरे समझ में आया कि ये त्योहार इसमें तो कोई भी बदमाशी करके कोई कट्टर कहते मेरे पर रंग कैसे डाल दिया। दिवाली पे और अगली बार मैं दिवाली पे हाँ, और मुझे सुकून है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। कोई माने या नहीं माने,
तो राजस्थान में ऐसे और भी आयोजन होते हैं क्या, मुस्लिम समाज की तरफ से दीपावली मिलन या होली मिलन? मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को अब की बार रतनगढ़ वालों ने कहा कि हम करेंगे। मैंने जयपुर वालों से भी कहा, मैं जिनसे भी मिलता हूँ मैंने कहा ऐसे आयोजन करो। हाँ तो करते हैं, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं। खैर थोड़ा सा हम आप जिस वर्ग से जुड़े हैं और उस वर्ग में शिक्षा की भी बात की कि आपके पिताजी पहले मैट्रिक थे, उसके बाद आपने अपनी पत्नी की बात भी, शिक्षा की बात। कामखानी समाज का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में, शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं, शहादत में भी सबसे आगे हैं। कामखानी समाज में चूरू में उस वक्त शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज शिक्षा की स्थिति क्या है? कामखानी समाज, हम राजपूत से कन्वर्टेड लोग हैं। हम आज़ादी से पहले तक अपने आप को कायमखानी कहलाना पसंद करते थे। मुसलमान कोई कहता था तो अच्छा नहीं लगता था। हम दोनों तरफ पैर रखते थे जी। मेरी 8वीं पीढ़ी में मेरी दादी राजपूतनी थी। हमारे परंपरा थी निकाह के बाद घर में लाके फेरे लगाने के, फेरे लेते थे। आरता बात में तलवार से वो, लेकिन आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो जोधपुर महाराज ने कायमखानी सरदारों को राजपूतों की मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अब सर नहीं गिने जाएंगे, बूढ़ियाँ गिनी जाएगी, तो कायमखानी राजपूत एक होंगे तब तो राज रहेगा, नहीं तो राज अपने से छीनेगा। तो कायमखानी तैयार हो गए। हिंदू मुस्लिम माहौल भी ख़राब हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था, यहाँ रहना तो कायमखानी ने कहा कि हाँ वापस मिल जाते हैं, एक हो जाएंगे। कोई कट्टरपंथी राजपूत था, वो खड़ा हुआ बोलकर ये मलेच्छ हो गए, इनको बेटी देंगे नहीं, ले तो लेंगे। बराबरी का दर्जा ख़त्म किया, वो हमारे बुज़ुर्गों को पसंद नहीं आया, उनका कोई ये हमें स्वीकार नहीं है। फिर नागौर में दोबारा मीटिंग हुई, बोले कि अपने एक घोड़े पे सवारी करनी पड़ेगी, उधर के रास्ते बंद है, पुल कट गया है। तो फिर हम लांग खोल दी, मुझे इसी कर ली, नमाज़ पढ़ना, अपने आप को मुसलमान की तरफ। अब 70 साल हो गए। तो अब मेरे पास 2014 में संघ के एक दिल्ली से आए, मुझे बुलाया, बोले आप रियाजत खान, हाँ, कि आपने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दे दी, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? मैंने बोले आप बीजेपी में होते तो आज कहाँ पहुँच जाते, अब भी आ जाओ, हमें आप जैसे मुसलमान की ज़रूरत है, आपको राज्य मंत्री का दर्जा। उन्होंने कहा साहब बीजेपी में मैं कैसे आऊँ, जब मेरी पूरी कौम से नफरत करते तो मैं भला कैसे हुआ? मेरे माँ बाप को आप गालियाँ दो में, तो हमें बीजेपी में इतने साल के पोस्ट के लिए चला गया। बोला हाँ यार, ये तो मैंने आपको कहा, आपकी पहचान है वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने आपको पहचान दी है। पार्टी छोड़ने के बाद मैं वापस लेता हूँ। महिला एजुकेशन नहीं था, आज की पोजीशन में हमारी महिलाएं एजुकेशन में बहुत आगे हैं, पुरुष पिछड़ते जा रहे हैं। चूरू में कायमखानी छात्रावास से निर्माण की कहानी में भी आपका कहीं न कहीं नाम आता है, उसका क्या किस्सा है? मेरे पिताजी ने कायमखानी कौम के लिए बहुत काम किया। मेरे को एक परेशानी थी कि सांप्रदायिक समाज मतलब एक धर्म की करते हैं जी। वसुंधरा राज्य के टाइम में यूनुस खान ने ददरेवा से उठे हुए हैं हम लोग। ये सुझाव कौम में मैंने दिया था कि कौम ये बंट रही है। मैंने कहा हम एक दादा की औलाद हैं, वहाँ स्मारक बने तो सबको याद रहे कि हम यहाँ से उठे हुए हैं और हमारा दादा एक था, हम कोई छोटे बड़े नहीं हैं। उस सुझाव को इम्प्लीमेंट किया यूनुस खान ने। मेरे फादर उसमें लगे हुए थे।
तो बसें भर के जानी थी। खानू खां उस वक्त कायम खानी महासभा के अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। उनका फ़ोन आया कि आपके पिताजी है ना, वो बस भर रहे हैं, उनको रोको, वसुंधरा हजारी बीजेपी का प्रोग्राम है। आपके पिताजी को आप नहीं रोक सकते, आपके बेटे जा रहे हैं। तो पिताजी को तो मैं क्या कर सकता था, मेरे दोनों बेटों को। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। तो उन्होंने दादा से कवच मांगा, बोले पापा ले जा रहे हैं। तो नीचे बोले क्यों? मैंने कहा बीजेपी का प्रोग्राम है, आपको मेरी औकात नहीं रोकने की, ये तो मेरी औलाद है। बोले हरामखोर, क्या दिया तेरी कांग्रेस ने? आज दादा के नाम से स्मारक बना रही वसुंधरा, उस दादा को याद करने हम ले जाएंगे। तेरी कांग्रेस ने क्या दिया है? तू कुछ दे तो वहाँ ले जाएंगे हम। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे बेटे, मेरे बाप चले गए। कायम खानी हॉस्टल की जगह की उन्होंने मांग की थी, वो मंजूर भी हो गई, लेकिन रिजेक्ट कर दी बीजेपी सरकार ने। मुंशी सिंह जी मेरे पास आए, वो नरेंद्र बुढ़ानिया जी के पास चलें, कायम खानी हॉस्टल की जगह आपके पापा की चलाई हुई फाइल है। तो मैंने कहा कि नरेंद्र बुढ़ानिया के पास जाने की क्या जरूरत है, अशोक जी के पास चलते हैं और उनसे करा लेंगे अपन। तो उनको बात पसंद नहीं आई। वो तो मेरे को बुढ़ानिया के थैले में डालना चाह रहे थे। संजोग ऐसा हुआ कि सलाउद्दीन अहमद चूरू आए जी, चीफ सेक्रेटरी। उस सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात अशोक जी ने, संजोग से मैं उनके पास गया था, वो बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पुराना आदमी है जी, बहुत सीधा आदमी, भला। वो चूरू आए तो मैंने उनको कहा कागज़ लेके आ जाओ, अपन उनसे बात करते हैं। रात को झारिया रुकने की बात थी। बोले आज तो हम तो शादी में जाएंगे, हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन सुबह वो चूरू आए, रात को झारिया लेकिन सर्किट हाउस में मिलने गए। रणजीत सातरा, सीताराम लुगुरिया ये भी थे। मैं उनको लेकर 4-5, वो उसी दिन उन्होंने कह दिया, विकास भले कलेक्टर था, बोलिए इनको दे दो। ठीक है। मैं अगले दिन कलेक्टर भले के पास गया तो संजोग से क्या हुआ कि मैं गया और फोन आया, वाले जी क्या हुआ जमीन का? बोले हाँ हाँ सर, ये रियाजत जी मेरे सामने बैठे हैं, उसी में लगे हुए हैं। बस मैं आप पसीना आ गया उनको। बोल भाई सबूत दिया कि रियाजत जी मेरे सामने बैठे हैं, हम उसी में लगे हुए हैं। बोले रियाजत जी वो फाइल नहीं मिल रही, आप एक एप्लीकेशन दोबारा मेरे को दो, तो मैं आज ही वहाँ, अगर मैं मेरी जो संस्था है उसके नाम से कर देता ना, अल्पसंख्यक यू बना के, तो उसको अलॉट हो जाती। मैंने उनको ही बुलाया, क्या वो लेटर पैड पर लिख के दो। वो कायम खानी महासभा का नाम जी, 3 बीघा 20,000 से ऊपर गज की जगह मिली। 1 पैसा नहीं लगा, घर बैठे इनको। लेकिन कौम इस बात को स्वीकार नहीं करती कि ये जगह मैंने दिलवाई। खैर योगदान होता है। और वहाँ एक छात्रावास बना तो तय कि कौम को छात्रावास बना नहीं, होगा, समाज को भी होगा। छात्रावास बना नहीं। चूरू में वो कुमारगम का वो बांटने आया छात्रवृत्ति, खेमका जी उसके आयोजक थे। तो हॉस्टल के लिए मैंने कहा उससे शिक्षा के लिए काम कर रहा था, मुंशी कारी सब थे, टाइम मांगा। खेमका ने कहा है उनसे टाइम, अरे बहुत बड़ा आदमी, टाइम नहीं मिलेगा। फिर मेरे याद आया ये तो इस्माइल का आदमी है। मैंने इस्माइल को फ़ोन किया, मैंने कहा वो तेरा यहाँ आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम दिला। बोले भी बात करता हूँ। उसने बात की तो कहा कि अपने घर आएंगे।
टाइम देने की बात नहीं, घर पे आऊँगा मैं। मेरे पिताजी कायम खानी समाज के लोग जमील हम सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ ज़मीन सरकार ने दी है 20,000 का हॉस्टल बनाने के लिए, कौम के पास पैसा नहीं है, कायम खानी हॉस्टल के नाम से। बोला आप कायम खानी हो? हाँ, और कायम खानी। बोले मेरी माँ को कायम खानी लेके आते थे 80 से। मैं कायम खानी कौम की वफादार कौम है, उसके एजुकेशन का हॉस्टल का मामला है, 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी लगे, कल से काम शुरू कर दो। हम खुश हुए। हमने महासभा वालों से बात की, मैंने कहा भी पैसा फंड 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी लगो, प्रोजेक्ट बना के दे दो, कल से शुरू कर दो काम। बोला नहीं, उद्घाटन तो हमने तो इमाम साहब को, शहर इमाम को टाइम दे दिया, ADM सितार खां को। मैंने कहा तो आगे पोस्टपोन कर दो, ADM सितार खां भी यहीं के हैं और शहर इमाम भी यहीं का है, तो इतना पैसा देगा तो उद्घाटन तो उससे कराएंगे ना। बोल नहीं, दूसरी कौम का पैसा हम नहीं लेंगे, वो भी फेल कर दिया। और फिर मंडेलिया जैसे लिए, मेरे को श्रेय नहीं मिल जाए, इसलिए लोगों ने कौम का नुकसान कर दिया। खैर, ये राजनीतिक उठापटक की बातें चलते रहेंगी। आपके परिवार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। आपने अपने भाई का जिक्र किया, अपने वालिद का जिक्र किया, परिवार के संबंध में हम कुछ जानने सुनने वाले कुछ जान पाएँ। मेरी 5 बहनें हैं जी। एक जोधपुर लेक्चरर है अनवर खान जी, उनका बेटा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है जी। एक मेडिकल लाइन में सरदार सर में हॉस्पिटल कर रखा है, आई हॉस्पिटल। एक भांजा मेरा लेक्चरर है फतेहपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर है, एक भांजा CISF में इंस्पेक्टर है जी, एक भांजा रिटायर होकर आ गया, अब शिक्षक बनने की ट्राई कर रहा है, एक भांजा मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में काम कर रहा है। मेरी बहनें शिक्षा, उन्होंने अरबी पढ़ी, कुरान पढ़ी और दुनिया की तालीम भी। 10वीं तक छोटी बहनें पढ़ी, बड़ी बहनें जी प्राइमरी तक पढ़ी। भाई हम 3 हैं। एक भोला मस्त है। अच्छा, छोटा ही छोटा वो? हाँ, सबसे छोटा, सबसे छोटा है, लेकिन वो 50 साल से डॉक्टरों ने तो कहा था कि ये कभी चल नहीं सकता और 30 साल 32 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं। लेकिन हमने उसको कभी डिप्रेशन में नहीं छिपाया नहीं। हमारे पास कोई गेस्ट आता था, वो मेरे बराबर बैठता था, सबको कहता था मेरा भाई है। खूब उसको जो भी चाय नाश्ता उसको साथ, उससे वो ठीक है और उसकी मेहरबानी से हमें सुकून है। हमारा अनर्थ नहीं हो सकता हमारे घर में, ऐसा संत हो। और एक भाई है आपके, जैसे आपने बताया एडिशनल SP है अभी झुंझुनू में SD में। संतानें फिर आपकी हैं? संतानें फिर आपके मेरे दो बेटे हैं। एक बेटे को तो झिंगों में मैंने उसको कर दिया, अब दुबई जाना, व्यवसाय की तरफ धकेला। और दूसरा शिक्षक है। और भाई के 2 बच्ची 1 बच्चा। तो छोटी बड़ी बच्ची है वो तो डॉक्टर है और मेजर जनरल है, उनके हस्बैंड देहरादून, अभी अगले साल वो सूडान जाएंगे। और छोटी बच्ची है, उनके गृह मंत्रालय में ऑडिटर हैं, कभी CISF के, कभी BSF के, कभी मिलिट्री के ऑडिट करते हैं। बहुत अच्छा जानकर अच्छा लगा कि पूरा का पूरा शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ परिवार और खुशहाल परिवार है। राजनीति के संदर्भ में आप आखिर में कुछ बातें समेटते हुए कहिएगा। आज का राजनीतिक परिदृश्य मैं जब आया था, मेरी ये गलती है कि उस वक्त पैसे की चलन नहीं थी। अब पग पग पे पैसा चाहिए, तो पैसा है नहीं, अब राजनीति है सिर्फ पैसे की। तो ये पता नहीं मानता हूँ, भले लोग
राजनीति में विरले हैं जो टिक पाते हैं, टिक पाएंगे। बीते जीवन की यात्रा और आगे के सपनों के साथ कुछ जुड़ाव? मैं संतुष्ट हूँ मेरे जीवन से, कुछ बढ़ना नहीं वो अलग बात है, लेकिन लोग मान सम्मान पूरा देते हैं वो बहुत पर्याप्त है। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।